बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे शिक्षा शास्त्र के पेपर 1 से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। डेवलपमेंट एंड चैलेंजेस ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम आपके पेपर का नाम है। ठीक है, हिंदी में भारतीय शिक्षा व्यवस्था का विकास और उसकी जो चुनौतियाँ हैं विकास के मार्ग में, उन सभी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना होता है। EDU 104 का एक प्रकार से पेपर है, मतलब कि ये दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में दो पेपर होते हैं शिक्षा शास्त्र के। EDU 104 कोड वाला और एक होता है EDU 105। ठीक है, तो ये EDU 104 के लिए है और कल आपका EDU 5 के लिए मैं मतलब 105 के लिए दूंगा मॉडल पेपर। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। यहाँ पर मैं 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को रखा है। जो पिछले 2-3 विश्वविद्यालय के पेपर आपके ऑब्जेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ के हो चुके हैं, उनमें जो प्रश्न पूछे गए हैं या आपकी परीक्षा में पिछले 2 वर्षों में जो प्रश्न आए हैं, उन सभी को मैंने इसमें समाहित किया है। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कौन-कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए थे। 2022 और 2023 में जो प्रश्न आए हैं, उनको भी मैंने कुछ इसमें शामिल किया हुआ है। तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि वैदिक शिक्षा की प्रमुख शिक्षा विधि कैसी थी? देखिए, वैदिक शिक्षा में जो होती थी, वाद विवाद विधि भी होती थी। ठीक है, जो वैश्य होते थे वो स्वाध्याय विधि करते थे, वैश्य स्वाध्याय विधि वैश्य, प्रवचन विधि जो थे ब्राह्मण, और वाद विवाद विधि क्षत्रिय। ये सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। अगला प्रश्न, वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम संस्कृत हुआ करती थी, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, मतलब पूछा जा सकता है, वैदिक कालीन शिक्षा का संबंध था किससे? महाभारत से, कुरान से, या इनमें से कोई नहीं, या वेदों से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेदों से संबंधित है वैदिक कालीन शिक्षा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख संस्कार, वैदिक कालीन शिक्षा का जो संस्कार है प्रमुख, वो है उपनयन संस्कार। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। उपनयन संस्कार जो होता है, इसके द्वारा विद्या आरंभ जो है एक प्रकार से करवाया जाता है। प्रवज्जा संस्कार जो होता है, ये जो है बौद्धकालीन संस्कार है, प्रवज्जा। ठीक है, प्रवज्जा संस्कार जो होता है बेसिकली ये किसका संस्कार है? प्रवज्जा। प्रवज्जा जो होता है वो एक प्रकार से जो है ये बौद्धकालीन एक प्रकार से शिक्षा के लिए करवाया जाता है। ठीक है, प्रवज्जा जब एक व्यक्ति एक प्रकार, जैसे हिंदुओं में होता है ये वाला संस्कार उपनयन, इससे प्रवज्जा बौद्ध काल में होता है। ठीक है, उपनयन संस्कार की अगर बात की है तो उपनयन संस्कार के लिए जो आयु निर्धारित की गई है वो 8 साल से लेकर के 12 साल के अंदर एक प्रकार से हो जाना चाहिए उपनयन संस्कार। ठीक है, तो उपनयन संस्कार ये होता है। समावर्तन संस्कार जो होता है, जब विद्या अध्ययन करने के बाद में बच्चा घर पे लौटता है तो उसी को समावर्तन संस्कार कहते हैं। ठीक है, गुरुकुल से। क्लियर? आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, उपनयन संस्कार का क्या अर्थ होता है? उपनयन संस्कार का मतलब क्या होता है? विद्यार्थी को गुरु के पास ले जाना, ये उपनयन संस्कार होता है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, उपनयन संस्कार की आयु निर्धारित थी। उपनयन संस्कार की आयु निर्धारित थी कितनी? 8 से 12 वर्ष के मध्य, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वेदों को श्रुति भी कहा जाता है क्योंकि वेद जो है वेद मंत्र सुन करके सीखे जाते थे पहले। मतलब लिखने की कला नहीं प्रचलित थी, तो उनको सुन करके सीखा जाता था, इसीलिए इसको श्रुति कहा जाता है वेदों को। अगला प्रश्न, ब्राह्मणीय शिक्षा का जन्म हुआ किस काल में? वैदिक काल में, मध्यकाल में, आधुनिक काल में? तो वैदिक काल में ही ब्राह्मणीय शिक्षा का जन्म हुआ, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था इनमें से? नालंदा, जगदला, तक्षशिला या विक्रमशिला? तो इसका राइट आंसर होगा जाएगा तक्षशिला, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, वैदिक कालीन गुरुकुलों में शिक्षा का सत्र शुरू होता था, तो शिक्षा का सत्र जो शुरू होता था वो श्रावण मास की पूर्णिमा से शुरू होता था, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो आप इन प्रश्नों को बड़े ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, आपके ऐसे ही प्रश्न आते रहते हैं। बताएं, गोखले बिल किस वर्ष रखा गया? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। गोखले बिल जो है किस वर्ष रखा गया भैया? तो 17 मार्च 1912 में रखा गया, ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, गोखले का अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा संबंधी विधेयक गिरा 13 वोटों के, मतलब 13 वोटों से किसके विरुद्ध गिरा था? तो ये मतलब कि 38 वोटों से गिरा था, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, गोखले की केंद्रीय धारा सभा के समक्ष अपना बिल प्रस्तुत किया। गोखले ने किस केंद्रीय धारा के समक्ष अपना बिल प्रस्तुत किया, मतलब कब किया? तो कब किया था? 17 मार्च 1910 को किया था, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, अपने राज्य में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने की घोषणा किसने करी थी? तो किसने करी थी भाई? बिल्कुल महाराजा बड़ौदा ने करी थी। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। अगला प्रश्न है, गोखले ने किस शिक्षा पर प्रस्ताव तैयार किया था? तो गोखले ने किस शिक्षा पर प्रस्ताव तैयार किया था भाई? प्राथमिक शिक्षा पर। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। गोखले का विरोध किया गया था, मतलब गोखले बिल का विरोध किया था किसने? हारकोर्ट बटलर ने इनका विरोध किया था। बा ऑप्शन इनके बिल का गोखले के। अगला प्रश्न, लॉर्ड कर्जन ने भारतीय विश्वविद्यालय कमीशन की नियुक्ति कब की थी? बताएं, लॉर्ड कर्जन ने भारतीय विश्वविद्यालय कमीशन जो था उसकी जो है नियुक्ति कब करी थी? 17 जुलाई 1902 को करी थी। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सम्राट जॉर्ज पंचम भारत कब आए थे? सम्राट जॉर्ज पंचम जो भारत में आए थे वो कब आए थे? 12 दिसंबर 1911 को आए थे। 12 दिसंबर 1911 को ये आए थे और इनके साथ महारानी मैरी भी आई थी। ठीक है। और इन्होंने जब दिल्ली का दौरा किया 22 जून को भारत मतलब कि आते हैं, मतलब 22 जून को ये भारत वैसे तो पहुंच जाते हैं, लेकिन ये 12 दिसंबर को 1911 को दिल्ली का दौरा करते हैं ये और इनकी पत्नी महारानी मैरी। अगला प्रश्न, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फटाफट से आप बताएंगे। तो डॉक्टर माइकल सैंडलर जो थे वो कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति हुई। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति सैंडलर के द्वारा करी गई थी 14 सितंबर 1917 को। ए ऑप्शन। सैंडलर आयोग की रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी? मतलब प्रकाशित की गई थी 13 भागों में प्रकाशित की गई थी सैंडलर आयोग की रिपोर्ट। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का मुख्यालय कहाँ है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में ये आप प्रश्न आ सकता है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? वो नई दिल्ली में है। ठीक है, कहाँ पर है भैया? नई दिल्ली में है, नई दिल्ली के चाणक्यपुरी में। 2005 में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत मतलब प्रधानमंत्री ने अपने उद्घाटन भाषण में देश के लिए किस शक्ति को अधिक महत्वपूर्ण माना? तो किस शक्ति को अधिक महत्वपूर्ण माना था? मस्तिष्क शक्ति को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा आयोग राष्ट्रीय ज्ञान आयोग को सहयोग करता है? निम्न में से कौन सा आयोग बताएं? निम्न में से कौन सा आयोग राष्ट्रीय ज्ञान आयोग को सहयोग करता है? तो योजना आयोग करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्राथमिक स्तर में जो है कब तक की पढ़ाई शामिल है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रारंभिक स्तर में जो शामिल है कक्षा 3 से लेकर के 5 तक की पढ़ाई शामिल है। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सीखने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सीखने के लिए जो है किस मूल्यांकन पर बल दिया गया? तो सतत और रचनात्मक मूल्यांकन पर। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है, मध्य स्तर में कितनी आयु के बच्चों को शामिल किया गया है? मध्य स्तर में कितनी आयु के बच्चों को शामिल किया गया है? तो 11 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मध्य स्तर में शामिल किया गया है। इसका आ ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 6 साल से लेकर के 8 साल जो है, 6 साल से लेकर के 8 साल मतलब कि कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक 11 से मतलब कि 11 से 14 वर्ष के बच्चे पढ़ते हैं। 8 से जो 11 वर्ष की आयु के बच्चे हैं वो 3 से 5 वाले में पढ़ते हैं, यानी कि वो प्रारंभिक स्तर है। ठीक है। और 14 से 18 जो हैं वो कक्षा 9 से लेकर के 12। ठीक है, तो यानी 18 वर्ष तक कक्षा 12 तक की पढ़ाई बच्चों की हो जाती है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यालयी शिक्षा की संरचना है। बताएं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यालयी शिक्षा की संरचना है। फटाफट से आप बताएंगे। तो 5+3+3+4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका। ओके, आगे देखिएगा, अगला प्रश्न, किसने कहा था कि शिक्षक राष्ट्र के भविष्य के निर्माता होते हैं? शिक्षक राष्ट्र के भविष्य के निर्माता होते किसने कहा था? डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो नई शिक्षा नीति जो आई अभी उसमें क्या किया गया है? वो 5+3+3+4 की, यानी 5 मतलब होता है कक्षा जो है आप देखें 5 कितना 5 मतलब होता है आपका जो है 1 से लेकर के 5 तक हो गया, मतलब 5 आपका कौन सा हो गया? 5 आपका हो गया जो 3 क्लास आपकी, जैसे कि आपका एक होता है क्या बोलते हैं जिसको क्या बोलते हैं यार, नर्सरी केजी ऊजी जो है। तो नर्सरी केजी और एक प्रकार से यूकेजी एलकेजी और एक पढ़ता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया मतलब 3 क्लास ये और 2 क्लास कक्षा 1 और 2, यानी कि नर्सरी केजी ये सब मिला करके और 2 तक मिला करके 5 क्लास। फिर उसके बाद 3 क्लास आपकी होती हैं 3, 4 और 5, ये आपकी 3। ठीक है, इस 3 का मतलब होता है 6, 7 और 8,
इस 4 का मतलब होता है 9, 10, 11 और 12। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर माधुरी शाह। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर होगा। गठन हुआ था 1945 में और स्थापना हुई थी 1948 में 4 नवंबर को। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राधाकृष्णन थे। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बौद्धकालीन शिक्षा का स्वरूप था। बौद्धकालीन शिक्षा का स्वरूप कैसा था भैया? फटाफट से आप बताएंगे। बौद्धकालीन शिक्षा का स्वरूप कैसा था? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। बताएं, बौद्धकालीन जो शिक्षा का स्वरूप था कैसा था? संघात्मक, आवासीय, संबद्धक या एकात्मक? बताएं। तो बौद्धकालीन जो विश्वविद्यालय थे उनका जो स्वरूप था वो एकात्मक हुआ करता था। सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ये सब प्रश्न पूछे गए हैं परीक्षा में और अब की बार आ सकते हैं। अगला प्रश्न, भिक्षु शिक्षा में प्रवेश हेतु संस्कार होता था। भिक्षु शिक्षा में प्रवेश हेतु कौन सा संस्कार होता था? तवज्जा संस्कार होता था। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, उपनयन संस्कार का अर्थ क्या होता है? तो उपनयन संस्कार का मतलब क्या होता है? उपनयन संस्कार का मतलब होता है भैया गुरु के पास ले जाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तक्षशिला। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली का जन्म किस काल में हुआ? तो प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली का जो जन्म हुआ है वो वैदिक काल में हुआ है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, प्राचीन भारत में शिक्षा का प्रमुख केंद्र तक्षशिला उस स्थान के निकट था जिसे आजकल हम क्या बोलते हैं? जिसे आजकल हम पेशावर बोलते हैं। बेसिकली पेशावर जो है ये पंजाब प्रांत जो है पाकिस्तान का, वहाँ पर है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। एक प्रसिद्ध गुरुकुल किसके निकट स्थित है? एक प्रसिद्ध गुरुकुल इन शहरों में से हरिद्वार के निकट है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, उपनयन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उपनयन का शाब्दिक अर्थ होता है भैया पास ले जाना। ठीक है, पास ले जाना, किसके? गुरु के। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। समावर्तन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समावर्तन का मतलब होता है कि घर लौटना, गुरु के घर से घर को लौटना। ठीक है, ये होता है समावर्तन। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। वैदिक काल में विद्यापीठ में शिक्षा दी जाती थी। वैदिक काल में विद्यापीठ में शिक्षा दी जाती थी व्याकरण और तर्कशास्त्र की। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके। बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। वुड के आदेश की सिफारिशें नहीं थी। बताएं, वुड के आदेश की सिफारिशें इनमें से क्या नहीं थी? तो वुड के आदेश की सिफारिशें क्या नहीं थी भाई? तो देखें, शिक्षा का स्तर इसमें से नहीं शामिल था। शिक्षा का माध्यम स्त्री शिक्षा और मुसलमानों की शिक्षा में मतलब कि पर सिफारिशें थी वुड की। आगे देखेंगे, शिक्षा के स्तर पर कोई बातचीत नहीं हुई थी। अगला प्रश्न है, आदेश पत्र का प्रकाशन हुआ। आदेश पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? 19 जुलाई को। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सन 1853 ईस्वी में किसने शिक्षा नीति का प्रतिपादन किया? 1853 ईस्वी में जो शिक्षा नीति का प्रकाशन किया था चार्ल्स वुड ने। किसने किया था? चार्ल्स वुड ने किया था। 1835 में किया था मैकाले ने और 1854 में हंटर ने। ठीक है, अगला प्रश्न, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना कब की गई? भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना 1902 में की गई थी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग के द्वारा मैट्रिकुलेशन की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित करी गई? तो मैट्रिकुलेशन की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई थी 16 वर्ष। बा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, 1905 से 1912 तक प्राथमिक विद्यालयों का अनुदान 40 लाख से बढ़ करके कितना हो गया? तो कितना हो गया था? 75 लाख। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मुस्लिम शिक्षा या मुस्लिम उच्च शिक्षा को किस नाम से जाना जाता था? मुस्लिम उच्च शिक्षा की अगर बात की है तो मदरसे में दी जाती थी। बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, मकतब और मदरसा शिक्षा के केंद्र थे। मकतब और मदरसा जो थे वो किस शिक्षा के केंद्र थे भैया? तो मुस्लिम शिक्षा के। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बिस्मिल्लाह क्या है? बताएं। बिस्मिल्लाह की बात करें तो बिस्मिल्लाह शिक्षा प्रारंभ करने की रस्म होती है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सुहरते आम की स्थापना किसने करी थी? सुहरते आम की स्थापना बाबर के द्वारा की गई थी। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय में छात्र अध्ययन करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में छात्र अध्ययन करते थे कहाँ के भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो नालंदा विश्वविद्यालय में कहाँ के छात्र अध्ययन करते थे? तो चीन और जावा के छात्र जो है नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे। कहाँ के?
चीन और जावा के छात्र छात्राएं पढ़ते थे कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। प्राचीन भारतीय डाक व्यवस्था थी, प्राचीन भारतीय डाक व्यवस्था जो थी वो अश्व डाक व्यवस्था और पैदल डाक व्यवस्था दोनों थी, यानी घोड़े पर और पैदल दोनों। सी ऑप्शन आ और बा दोनों। अगला प्रश्न है भारतीय व्यवस्था के विषय में लिखा है। भारतीय व्यवस्था के विषय में किसने लिखा है? देखिए इब्न बतूता ने भी लिखा है, और अल बरूनी की पुस्तक आपको पता होगा, किताब उल हिंद, उसी की पुस्तक, उसने भी लिखा है। फ्रांबा बर्नियर ने भी लिखा है, फ्रांसबा बर्नियर, बिल्कुल, तो इन सभी ने लिखा है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी गई पुस्तक है? तो किताब उल हिंद जो है अरबी भाषा में लिखा था। किसने लिखा था? तो अल बरूनी ने लिखा था। अगला प्रश्न है उल हिंद, किताब उल हिंद को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो किताब उल हिंद को 80 भागों में विभाजित किया गया है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है अल बरूनी की कृति किताब उल हिंद निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई? तो वो अरबी भाषा में लिखी गई थी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इब्न बतूता के द्वारा जो लिखा गया वृतांत है, इब्न बतूता द्वारा लिखा गया वृतांत किस भाषा में है? तो इब्न बतूता द्वारा लिखा गया जो वृतांत है ये अरबी भाषा में है। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। बताएं बर्नियर ने इनमें से किस विषय पर विस्तृत विवरण दिया है? तो बर्नियर ने सती प्रथा पर एक प्रकार से, यानी फ्रांसबा बर्नियर ने सती प्रथा पर विवरण दिया है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। एक बात और ध्यान रखेंगे, को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही बेहतर तैयारी करवाने का एक प्रकार से इस पर कोशिश की जा रही है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल है आपकी परीक्षा के लिए। आने वाले समय में 3rd सेमेस्टर में आप जाएंगे, 4th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा ये चैनल। तो आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट इस पर आने वाला है। अगला प्रश्न, ये मेरा ही चैनल है, मतलब आपका ही चैनल है, मैंने बनवाया है, मतलब कि बनाया है जल्दी, ताकि आपकी परीक्षा बेहतर तरीके से इस चैनल पर करवाई जाए। अगला प्रश्न, मध्यकालीन शिक्षा का आरंभ किस संस्कार से? मतलब इस चैनल पर तो होगी शुक्ला स्टडी पॉइंट पर, लेकिन वहाँ पर एक सेपरेट तरीके से आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड और भी जानकारी मिल सकती है, ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से रिलेटेड। तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मध्यकालीन शिक्षा का आरंभ किस संस्कार से होता है? तो मध्यकालीन शिक्षा का आरंभ जो है बिस्मिल्लाह संस्कार से होता है। डी ऑप्शन। अगला प्रश्न, बिस्मिल्लाह संस्कार होता था, बिस्मिल्लाह संस्कार जो है 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन पर हुआ करता था। सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। नवोदय विद्यालय से को लेकर के प्रश्न पूछा गया कि नवोदय विद्यालय की अनुशंसा किस आयोग या किस नीति में करी गई थी? बताएं। नवोदय विद्यालय की अगर बात की जाए तो नवोदय विद्यालय की अनुशंसा किस में की गई थी? मुदालियर आयोग में, या फिर जो है शिक्षा आयोग में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में, या राधा कृष्ण आयोग में? बताएं फटाफट से आप बताएंगे। तो नवोदय विद्यालय की जो अनुशंसा की गई थी वो किस आयोग या किस नीति में की गई थी भैया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, भाषा के संबंध में कोठारी आयोग के द्वारा सिफारिश की गई थी, की गई नीति। भाषा के संबंध में कोठारी आयोग द्वारा सिफारिश की गई नीति है इनमें से कौन सी? त्रिभाषा सूत्र। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 1964 में ये एक प्रकार से आया था। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, इग्नू की स्थापना कब हुई थी? बताएं। इग्नू की स्थापना कब हुई थी भैया? तो इग्नू की स्थापना हुई थी सितंबर 1985 में। सितंबर 1985 में इग्नू की स्थापना हुई थी। इग्नू का फुल फॉर्म होता है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के निर्माण में कुल कितने कार्यबल गठित किए गए थे? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के निर्माण में कुल मिलाकर के 12 कार्यबल गठित किए गए थे। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत में मिड डे मील योजना को कब शुरू किया गया? तो मिड डे मील योजना जो शुरू की गई थी 1995 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत में माध्यमिक शिक्षा की स्थापना की संस्तुति की? बताएं। भारत में माध्यमिक शिक्षा की स्थापना की संस्तुति किसके द्वारा करी गई थी? तो किसके द्वारा करी गई थी भाई? मुदालियर आयोग के द्वारा करी गई थी। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर इस आयोग के अध्यक्ष थे, इसीलिए इसको मुदालियर आयोग कहा जाता है। 23 सितंबर 1952 को इस आयोग की स्थापना करी गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है? निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है? तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी केंद्रीय विश्वविद्यालय है। लखनऊ विश्वविद्यालय ये आपका स्टेट यूनिवर्सिटी है। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी स्टेट है। गोरखपुर विश्वविद्यालय भी स्टेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है। अगला प्रश्न, कार्य अनुभव का प्रत्यय किसने दिया? कार्य अनुभव का प्रत्यय किसने दिया? तो कोठारी आयोग ने दिया था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 14 जुलाई 1964 को, ठीक है, दिया था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा।
NEP 2020 के अंतर्गत HRD मिनिस्ट्री का नाम बदल करके क्या कर दिया गया, यानी कि HRD मिनिस्ट्री ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, नवोदय विद्यालय किस स्तर की शिक्षा प्रदान करते हैं। नवोदय विद्यालय जो है कक्षा 6 से लेकर के 12 तक की शिक्षा देते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कोठारी कमीशन रिपोर्ट का शीर्षक क्या था। कोठारी कमीशन रिपोर्ट का जो शीर्षक था वो भारतीय शिक्षा और वैश्वीकरण था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आगे देखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बताएं भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ। तो 1904 में पारित हुआ था। ओके। भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था। 1882 में हुआ था। ओके, ये सब प्रश्न आपसे पूछेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नियुक्ति कब की गई। 1948 में ये सब प्रश्न पूछा गया था। राधा कृष्णन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ओके। प्रश्न आपसे क्या पूछा गया, समावर्तन संस्कार से रिलेटेड। अब बताएं, समावर्तन संस्कार का आयोजन होता था। समावर्तन संस्कार का आयोजन होता था गुरुकुल में प्रवेश से पूर्व, नहीं गुरुकुल में प्रवेश के 6वें वर्ष में, या फिर गुरुकुल में सीमा शिक्षा की समाप्ति पर, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो समावर्तन संस्कार जो होता था गुरुकुल में शिक्षा की समाप्ति पर। बिल्कुल राइट आंसर आपका सी ऑप्शन होगा। अगला देखेंगे, समावर्तन संस्कार संबंधित है। समावर्तन संस्कार किससे संबंधित है भैया। तो ये विवाह से नहीं संबंधित है, कृषि से भी नहीं, शिक्षा के प्रारंभ से, शिक्षा के अंत से संबंधित, तो ये भी नहीं। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ठीक है, लुम्बिनी में 623 BC में, मतलब बिफोर क्राइस्ट, यानी कि 623 ईसा पूर्व में हुआ था। नेपाल में पड़ता है। ठीक है, मौत हुई थी कुशीनगर में इनकी। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, अष्टांगिक मार्ग क्या है। अष्टांगिक मार्ग क्या है भैया। निर्वाण प्राप्ति का तरीका है अष्टांगिक मार्ग। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अष्टांगिक मार्ग में कितने मार्ग हैं, 8 मार्ग हैं। सम्यक दृष्टि पहला, सम्यक वाणी दूसरा, सम्यक मतलब कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मात, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये 8 मार्ग हैं अष्टांगिक मार्ग। आगे देखेंगे, उपसंपदा संस्कार संबंधित है। उपसंपदा संस्कार संबंधित किससे, बौद्ध शिक्षा से। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बौद्ध शिक्षा में शिक्षण की विधि क्या थी। बौद्ध शिक्षा में शिक्षण की विधि क्या थी भाई। तो बौद्ध शिक्षा में शिक्षण की विधि क्या थी। तो ये सभी विधियां थी, परिचर्चा विधि, व्याख्यान विधि, वाद विवाद विधि, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न, मठ और विहार क्या है। मठ और विहार क्या है भैया, बौद्ध शिक्षा के केंद्र हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। पवज्जा संस्कार किस धर्म संबंधित है, बौद्ध धर्म से। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, बौद्ध स्थल कपिलवस्तु स्थित है कहाँ पर। बौद्ध स्थल कपिलवस्तु कहाँ पर है, सिद्धार्थ नगर जनपद में स्थित है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वैदिक कालीन मतलब वैदिक काल में पाठ्यक्रम कितने भागों में बटा हुआ होता था। तो पराविद्या और अपराविद्या में बटा होता था। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, तीसिवरा एक पहनावा था। तीसिवरा की अगर बात की जाए तो ये पहनावा पीले कपड़े का पहनावा हुआ करता था। ये बेसिकली वैदिक कालीन शिक्षा का होता था। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में मतलब आधुनिक विश्वविद्यालयों की नींव किसके द्वारा पड़ी, बताएं। भारत में आधुनिक जो विश्वविद्यालय हैं उनकी नींव किसके द्वारा पड़ी थी। तो भारत में आधुनिक विश्वविद्यालयों की जो नींव पड़ी है ये वुड्स डिस्पैच के द्वारा पड़ी है। वुड्स एक प्रकार से एक जो है वो थे, वुड्स कई घोषणा पत्र आई थी, या उसी को वुड डिस्पैच बोलते हैं। 1854 में इनके द्वारा संस्तुति पर, ठीक है, आधुनिक विश्वविद्यालय की नींव पड़ती है। भारत में शिक्षा का महाअधिकार पत्र कहा जाता है। भारत में शिक्षा का महाअधिकार पत्र किसको कहते हैं, तो किसको बोलते हैं, वुड डिस्पैच को बोलते हैं, 1854 वाले को। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन से सुझाव वुड डिस्पैच के द्वारा नहीं दिए गए हैं। तो वुड डिस्पैच के द्वारा देखें, क्रमबद्ध संस्थाओं की स्थापना की बात करी है, सहायता अनुदान प्रणाली की बात और शिक्षा विभाग की स्थापना की बात भी करते हैं। माध्यमिक शिक्षा में ए और बी पाठ्यक्रम की बात नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसका जो आपका डिस्पैच द्वारा मतलब की वुड डिस्पैच के द्वारा सुझाव नहीं है वो है बी ऑप्शन। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। हंटर कमीशन ने प्राथमिक शिक्षा को सौंपने का सुझाव दिया। हंटर कमीशन ने, बताएं, हंटर कमीशन ने प्राथमिक शिक्षा को सौंपने का सुझाव दिया स्थानीय निकायों को। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर था। अगला प्रश्न, शिमला शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया था, बताएं। शिमला शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया था कहाँ पर। तो शिमला शिक्षा जो सम्मेलन है
इसका आयोजन किया गया था 1901 में 2 सितंबर को। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति हुई, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति हुई थी कब भाई? 1902 में हुई थी, थॉमस रेले के द्वारा। थॉमस रेले अध्यक्ष थे इसके, ठीक है, लॉर्ड कर्जन के समय में हुई थी। 1902 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पास हुआ? भारतीय विश्वविद्यालय जो अधिनियम है ये 1904 में पास हुआ था। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। हंटर आयोग जो था हंटर आयोग जो था कितने सदस्यों से युक्त था? हंटर आयोग की अगर बात की तो इसमें 20 सदस्य थे, जिनमें से 7 भारतीय सदस्य थे। अगला प्रश्न है, हंटर आयोग में भारतीय सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। शिक्षा सम्मेलन में कितने प्रस्ताव पारित हुए थे? शिक्षा सम्मेलन में 150 प्रस्ताव पारित हुए थे। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा के केंद्र बताएं। मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा के केंद्र की बात हो रही है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। अच्छा, भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया था? 1882 में किया गया था। सहायता अनुदान प्रणाली किसकी सिफारिश पर शुरू की गई थी? वुड डिस्पैच के द्वारा शुरू की गई थी, उसकी सिफारिश पर, ठीक है। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने अपने प्रतिवेदन में संस्तुति की थी किसकी? केवल कलकत्ता विश्वविद्यालय के संबंध में, ठीक है। अच्छा, लॉर्ड मैकाले ने अपना विवरण पत्र किसके सम्मुख प्रस्तुत किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के सम्मुख प्रस्तुत किया था। अच्छा बताएं, अपव्यय और अवरोधन सर्वप्रथम ध्यान आकर्षित कराया किस आयोग ने? तो हार्टंग समिति ने एक प्रकार से आयोग, मतलब इसको एक प्रकार से ध्यान आकर्षित करवाया था अपव्यय और अवरोधन का, ठीक है। प्रश्न पूछेगा, वर्धा शिक्षा सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो 1937 में, ठीक है। प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा के केंद्र को क्या कहते थे? तो उसको प्राथमिक शिक्षा के केंद्र को मकतब बोलते थे, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, बिस्मिल्लाह रस्म की जाती थी। बिस्मिल्लाह रस्म 4 वर्ष 4 माह 4 दिन, ये प्रश्न मैंने आपको बताया था। अगला प्रश्न है, सिराज ए हिंद नाम से मशहूर उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला था? सिराज ए हिंद के नाम से जौनपुर मशहूर है, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कोलकाता मदरसा की स्थापना में योगदान था, कोलकाता मदरसा की स्थापना में वारेन हेस्टिंग्स का योगदान था, 1780 में स्थापना की गई थी, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, पवज्जा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? पवज्जा का मतलब होता है बाहर ले जाना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म से संबंधित पवज्जा संस्कार। अगला प्रश्न, काबिल उपाधि उस छात्र को प्रदान की जाती थी जो असाधारण ज्ञान रखते थे, किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में असाधारण ज्ञान रखते थे उन छात्र छात्राओं को काबिल उपाधि से विभूषित किया जाता था। अगला प्रश्न, ज्ञान निजात यानी मोक्ष का साधन है, किसने कहा? ज्ञान मोक्ष का साधन है, इसको कहा था FEKE ने, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मुगल काल में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक प्रगति किस सम्राट के समय में हुई थी? तो अकबर के समय में हुई थी, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 1556 से 1605 तक अकबर का शासनकाल रहा, तो उसी के शासनकाल में। आगे देखेंगे, किस अनुच्छेद के द्वारा प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क बनाया गया? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, बड़ा बढ़िया प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से आप सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न क्या पूछा गया भैया? प्रश्न आपसे पूछा गया है कि किस अनुच्छेद के द्वारा प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क बनाया गया? बताएं, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 47 या अनुच्छेद 48? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल अनुच्छेद 45 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व प्राथमिक शिक्षा से संबंधित नहीं है? पूर्व प्राथमिक शिक्षा से संबंधित बेसिक स्कूल आपके नहीं है, किंडरगार्टन है, क्रेंच है, नर्सरी स्कूल, ये सब आपके पूर्व प्राथमिक शिक्षा से रिलेटेड हैं। अगला प्रश्न है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा की मुख्य समस्याएं। तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा की मुख्य समस्याएं जो हैं, प्रशिक्षित अध्यापकों की उपलब्धता, ये समस्या नहीं है। संसाधनों की उपलब्धता, ये भी कोई समस्या नहीं। अभिभावकों की जरूरत की कमी, ये भी कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अभिभावकों की जागरूकता की कमी, पूर्व प्राथमिक शिक्षा की ये तीनों समस्याएं नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब से प्रकाश में आया, मतलब प्रभाव में आया? शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब से प्रभाव में आया? तो 15 अगस्त 2009 से प्रभाव में आया, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। शिक्षा मंत्रालय का नाम बदल करके मानव संसाधन विकास मंत्रालय कब कर दिया गया? तो शिक्षा मंत्रालय का नाम बदल करके मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो किया गया 1985 में किया गया था, 26 सितंबर को। वैसे उल्टा हो गया है, मतलब कि मानव संसाधन विकास का, मतलब शिक्षा मंत्रालय का नाम बदल करके मानव विकास संसाधन मंत्रालय बिल्कुल किया गया था 1985 में, फिर अब 2020 में आकर के इसका नाम शिक्षा मंत्रालय ही कर दिया गया।
अगला प्रश्न है, किस नीति के द्वारा संपूर्ण भारत में 10+2 शैक्षिक संरचना को स्कूली शिक्षा में शामिल किया गया, बताएं। तो कोठारी कमीशन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोठारी कमीशन, सी ऑप्शन 1964 और 66 के आसपास। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब शुरू किया गया था। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो शुरू किया गया था 1988 में शुरू किया गया था, 15 से 35 वर्ष तक चला था। 15 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए ये योजना थी राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, ये बात ध्यान रखिएगा, 1988 में चलाई गई योजना। अगला प्रश्न, एनसीईआरटी का मुख्यालय स्थित है। एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है एनसीईआरटी का मुख्यालय, ठीक है, ओके, श्री अरबिंदो मार्ग पर, नई दिल्ली, सी ऑप्शन, 1961 में स्थापना होती है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सेवा योजना महाविद्यालय में प्रारंभ हुई। राष्ट्रीय सेवा योजना किस महाविद्यालय, मतलब कि महाविद्यालय में कब से प्रारंभ हुई, 1969 से 24 सितंबर को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, संविधान को, मतलब शिक्षा को संविधान की समवर्ती सूची में कब रखा गया। तो शिक्षा को संविधान में 3 सूचियां हैं, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। तो शिक्षा को समवर्ती सूची में कब रखा गया, 1976 में रखा गया है, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न, विश्व में पूर्व प्राथमिक शिक्षा का प्रारंभ किस देश में हुआ है। तो विश्व में पूर्व प्राथमिक शिक्षा का प्रारंभ जो हुआ है वो जर्मनी में हुआ है, फ्रावेल जनक है इसके, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अच्छा, एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, जिसको अंग्रेजी में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग बोलते हैं, ठीक है। प्रश्न अगला आपकी स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। अग्रहार का क्या तात्पर्य है, बताएं। अग्रहार का तात्पर्य है, अग्रहार का मतलब होता है वह गांव जहां विद्वान निवास करते थे, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, उपसंपदा संस्कार होता है संघ में, तो होता है 12 वर्ष की आयु तक शिक्षा ग्रहण करने के बाद, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रव्रज्जा संस्कार वैदिक काल में किस संस्कार से साम्य रखता है। तो प्रव्रज्जा संस्कार वैदिक काल के किस संस्कार से समानता रखता है, तो समावर्तन संस्कार से, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, 10 सिक्का प्रदानी अर्थात 10 शिक्षा प्रदान किया जाता था, 10 शिक्षा प्रदानी, ये 10 शिक्षा प्रदान किया जाता था कब, तो श्रमण या सामनेर में, ऑप्शन सामनेर को, ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा, और कब की गई थी, 10 जुलाई 1800 ईस्वी में। अगला प्रश्न, कलकत्ते मदरसे में शिक्षण कार्य प्रारंभ किया गया था कब, तो कलकत्ते मदरसे में शिक्षण कार्य प्रारंभ हुआ था 1780 में, अक्टूबर महीने के, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। मद्रास में 1787 ईस्वी में महिला आश्रम किसने खोला, मद्रास में 1787 ईस्वी में महिला आश्रम किसने खोला था, श्रीमती कैंपबेल ने, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सन 1854 ईस्वी का आदेश पत्र युग शिक्षा के महान अग्रदूतों का अंत करता है, यह कथन किसका था, यह कथन हैम्पटन का है, ठीक है, हैम्पटन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। कहीं कहीं पर बसु का नाम भी मिलता है, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, शिमला शिक्षा सम्मेलन जो 2001 में, जो 1901 में आयोजन किया गया था जिसका, वो किसके द्वारा किया गया था, तो किया गया था किसके द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। वुड का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ, बताएं। वुड का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ था भैया कब, वुड का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ था 19 जुलाई 1854 को, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, गोखले विधेयक 1911 केंद्रीय धारा सभा में कब पेश किया गया, बताएं। गोखले विधेयक 1911 केंद्रीय धारा सभा में कब पेश किया गया था, तो 16 मार्च 1911 को, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग गठित हुआ, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब किया गया, 14 सितंबर 1917 को, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष थे, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर माइकल सैडलर थे उसके अध्यक्ष कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बेसिक शिक्षा को अन्य किस नामों से जाना जाता है,
बेसिक शिक्षा को जो है नई तालीम, वर्धा शिक्षा योजना और बुनियादी शिक्षा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अच्छा, वर्धा शिक्षा सम्मेलन किसके उसके अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का प्रतिवेदन, सुझाव तथा और सूचना का अनंत मतलब कि अनंत स्रोत है। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का प्रतिवेदन, सुझाव और सूचना का अनंत स्रोत है। भारतीय शिक्षा के इतिहास में इसका असीम महत्व है। यह किसने कहा था? यह आर्थर मेह्यू ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम से पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए निर्धारित किए गए? बताएं। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम में पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए की राशि निर्धारित की गई थी? तो 1813 के आज्ञा पत्र से निर्धारित की गई थी। इसका बा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, भारत में मुस्लिम शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में मुस्लिम शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था भैया? इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन आप देखेंगे अगला प्रश्न है, मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे। मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा के केंद्र क्या थे? मकतब हुआ करते थे और मदरसे उच्च शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। प्राथमिक शिक्षा का केंद्र मकतब हुआ करता था मुस्लिम काल में। तो इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को जान लिया। ये सब परीक्षा के लिए आपके बहुत ही महत्वपूर्ण थे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और कल की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे 105 से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो उसको आप लोग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।